फ्रीडम इज आवर बर्थ राइट, ये जो स्लोगन है ये सबसे पहले किसने दिया था? तो ये स्लोगन सबसे पहले इन्होंने ही दिया था, जिनका नाम है बाल गंगाधर तिलक। और इन्होंने ये स्लोगन दिया था कि फ्रीडम इज आवर बर्थ राइट, यानी कि आज़ादी हमारी जन्मसिद्ध अधिकार है, यह स्वतंत्रता हमारी जन्मसिद्ध अधिकार है, ऐसा इन्होंने एक स्लोगन दिया था। चलिए अब हम लोग यहाँ पे डिटेल में स्टडी करेंगे कि क्या हुआ था और कैसे हुआ था। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं, जब दशक कब था, 1890 का जो दशक था, इस दौरान पर जो कांग्रेस जिस तरह का पॉलिटिक्स कर रही थी, उनके पॉलिटिक्स स्टाइल पर बहुत सारे प्रश्न जो है वो खड़ा होना शुरू हो गया था। ठीक है, तो कांग्रेस जो था वो एक उनकी जो पॉलिटिकल स्टाइल है उस पर जो इंडियंस लोग थे बहुत अलग अलग तरह के सवाल जो हैं वो खड़ा करना शुरू कर दिए थे। तो ऐसा जो है वो कांग्रेस क्या कर रही थी जिस पर इतने सारे सवाल जो हैं वो खड़ा हो रहे थे। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो देखिएगा कि जो बंगाल में बिपिन चंद्र पाल जो जी थे और जो महाराष्ट्र में बाल गंगाधर तिलक जी थे और पंजाब में लाला लाजपत राय जी, ये लोग एक डिफरेंट टाइप के पॉलिटिक्स को करना चाहते थे जिसको वो रेडिकल ऑब्जेक्टिव्स और मेथड्स कहते थे। वो कहते थे कि एक रेडिकल ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए पॉलिटिकल स्टाइल में और अपनी एक मेथड्स होनी चाहिए। तो बहरहाल ये सब चीजें क्या होती हैं ये हम लोग अभी देखेंगे थोड़ी देर के बाद, लेकिन सबसे पहले हम लोग ये जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार कांग्रेस की जो बुराई थी सभी जगह पे क्रिटिसाइज जो है आखिरकार क्यों होना शुरू हो गया था। तो जो जिस समय कांग्रेस पॉलिटिक्स कर रही थी वो एक मॉडरेट पॉलिटिक्स कर रही थी। उस समय जो उसकी स्टाइल था, पॉलिटिकल स्टाइल, वो कैसा था? मॉडरेट पॉलिटिकल स्टाइल था। इसमें ये क्या करते थे, तो ये पॉलिटिक्स ऑफ प्रेयर करते थे, यानी कि विनती वगैरह करके वो काम कराया करते थे। वो हाथ जोड़ते थे, पैर भी करते थे और इस तरह से वो क्या करते थे, अंग्रेजों के सामने गिड़गिड़ाते थे, हाथ जोड़ते थे, ठीक है, और उनसे निवेदन करते थे किसी भी काम के लिए। तो ये जो था कांग्रेस की एक पॉलिटिकल स्टाइल रही थी और इसी कारण से इसका जो है बहुत जगह पर क्रिटिसाइज किया जाना शुरू कर दिया गया। और ये कब होना शुरू हुआ था? 1890 के दशक में जो है क्रिटिसाइज किसका होना शुरू हो गया था? कांग्रेस का होना शुरू हो गया था। ठीक है, क्योंकि ये विनती करती थी, गिड़गिड़ाती थी अंग्रेजों के सामने। यही कारण है कि जो बिपिन चंद्र पाल हैं, बाल गंगाधर तिलक हैं या जो लाला लाजपत राय हैं, ये सब एक चाहते थे कि जो पॉलिटिकल स्टाइल होनी चाहिए वो एक रेडिकल ऑब्जेक्टिव्स होनी चाहिए। रेडिकल ऑब्जेक्टिव्स होनी चाहिए कहने का मतलब कि जो खुद पर अपने आप पे भरोसा करे, दूसरों पे डिपेंड ना रहे, गिड़गिड़ाए नहीं, और एक कंस्ट्रक्टिव वर्क होना चाहिए इनके बीच में। तो ये जो है ये डिमांड किसकी थी? तो सेल्फ रिलायंस और कंस्ट्रक्टिव वर्क, ये किसकी बात हम कर रहे हैं? रेडिकल ऑब्जेक्टिव्स की बात कर रहे हैं। यानी कि कांग्रेस में ही दो तरह के विचारधारा वाले लोग थे। एक थे जो रेडिकल ऑब्जेक्टिव्स रखते थे, जिनका कहना था कि खुद पे विश्वास होना चाहिए, ठीक है, और अपने दम पर हमें स्वतंत्रता हासिल करनी है, उन कंस्ट्रक्टिव वर्क होनी चाहिए। और एक मॉडरेट जो थे, मॉडरेट पॉलिटिकल स्टाइल चल रहा था कांग्रेस के ही अंदर। इसमें ये क्या कर रहे थे कि प्रेयर करते थे, विनती करते थे, किसके सामने? कांग्रेस के सामने विनती वगैरह किया करते थे कि ये काम करा दो, वो काम करा दो, ऐसा ऐसा करके। जो रेडिकल ऑब्जेक्टिव्स वाले जो नेता लोग थे कांग्रेस के अंदर, उन्होंने आर्ग्यू किया, बहस किया कि पीपल मस्ट रिलाई ऑन देयर ऑन स्ट्रेंथ, यानी कि लोगों को अपनी ताकत पे ज्यादा भरोसा होना चाहिए, ना कि जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट कहने का मतलब है कि जो अंग्रेज का सरकार चल रहा है उसके अच्छे इंटेंशन पर हमें भरोसा नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें अपनी ताकत पे ज्यादा से ज्यादा क्या करना चाहिए? भरोसा करना चाहिए। और यहाँ पर बहुत सारा जो बात है वो निकल के आता है कि लोगों को जो है अपने स्वराज के लिए
पूरी ताकत से क्या करनी चाहिए, लड़ाई लड़नी चाहिए। और उसी समय तिलक जो है एक स्लोगन देते हैं, फ्रीडम इज माई बर्थडे एंड आई शैल हैव इट, यानी कि स्वतंत्रता हमारी जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा। तो ऐसा स्लोगन किसने दिया था, तिलक जी ने दिया था। तो अब इसमें से देखिए क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है, वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे कि सबसे पहले कि फ्रीडम इज माई बर्थडे एंड आई शैल हैव इट, यानी कि स्वतंत्रता जो है हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे हम लेके रहेंगे, ऐसा स्लोगन देने वाले कौन थे, तिलक जी थे। ठीक है, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं। दूसरी बात कि कांग्रेस जो है, कांग्रेस के पार्टी में ही दो अलग अलग तरह की विचारधारा जो है वो पनप गई थी। एक विचारधारा थी रेडिकल ऑब्जेक्ट्स की और दूसरा था मॉडरेट। ठीक है, तो मॉडरेट जो विचारधारा के लोग थे वो क्या करते थे, वो विनती क्या करते थे, गिड़गिड़ाया करते थे किसके सामने, जो उस समय के दौर में अंग्रेज लोग थे उनके सामने। जबकि जो रेडिकल ऑब्जेक्टिव्स की बात कर रहे हैं, मेथड्स की बात कर रहे हैं, वो क्या करना चाहते थे, वो कहते थे कि हमें अपने ताकत पे भरोसा रखना चाहिए, हमें अपने आप पे भरोसा ज्यादा रखना चाहिए और हमें स्वराज के लिए पूरी जोर तरीके से लड़ना चाहिए। तो ऐसा लड़ने की बात या थोड़ा सा हिंसक तरीके का जो है वो सब चीजें यहाँ पे देखने को मिलता है। तो इन दोनों के बीच में ये आपको डिफरेंस देखने को मिलता है। नाउ अब यहाँ पे देख लीजिए, हम लोग एक प्रश्न करते हैं कि हाउ वॉज द पॉलिटिक्स ऑफ द रेडिकल्स विद इन द कांग्रेस डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द मॉडरेट्स। देखिए, कांग्रेस के अंदर दो तरह का विचारधारा जो है वो पनप गया था, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। एक तो रेडिकल्स विचारधारा के लोग हो गए थे और दूसरा जो थे वो मॉडरेट्स टाइप के थे। तो हाउ वाज द पॉलिटिक्स ऑफ रेडिकल्स विद इन द कांग्रेस डिफर फ्रॉम दैट ऑफ मॉडरेट्स, यानी कि रेडिकल और मॉडरेट्स एक दूसरे से किस तरह से डिफरेंट थे, वो आपको यहाँ पर जवाब जो है वो देना है। तो जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि रेडिकल्स ऑब्जेक्टिव वाले लोग एक चाह रहे थे कि अपने आप पे भरोसा रखिए, अपने फ्रीडम के लिए आपको फाइट करना होगा और आपको जो अंग्रेज है उसके अच्छाई के इरादों पे हमें काम नहीं करना है, बल्कि हमें अपने आप पे विश्वास, अपने ताकत पे ज्यादा विश्वास रख के काम करना है। वहीं पर मॉडरेट लोग क्या करते थे, पॉलिटिक्स ऑफ प्रेयर, यानी कि गिड़गिड़ाया करते थे, हाथ पैर जोड़ा करते थे, किसके सामने, अंग्रेजों के सामने, और उस प्रकार से वो आजादी मांगने की बात कर रहे थे। तो ये दोनों के बीच में खासकर जो है आपको डिफरेंस जो है वो देखने को यहाँ पर मिलता है। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हु वर द मॉडरेट्स, हाउ डिड दे प्रपोज्ड टू स्ट्रगल अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। तो मॉडरेट्स कौन थे, तो मॉडरेट्स वो लोग थे जो क्या करते थे, जो पॉलिटिक्स करते थे गिड़गिड़ाने का, यानी कि पॉलिटिक्स ऑफ प्रेयर, विनती करते थे और उनके सामने हाथ फैलाते थे और कहते थे कि हमें आप आजादी दे दो, उस तरह का एक नॉर्मल भाषा में वो बात करते थे। ठीक है, एंड हाउ डिड दे प्रपोज टू स्ट्रगल अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। तो उन्होंने किस तरह से प्रपोज करते थे, वो थोड़ा सा लेटर वेटर लिखते थे और विनती करते थे और उनके अच्छे इरादों पर भरोसा करते थे कि आज न कल ये हमारे देश को छोड़कर चले जाएंगे। तो ये जो है मॉडरेट्स के अंदर देखने को मिलता है। अब चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट चीजें। ये जो है इनका नाम क्या है, पहले हम लोग ये देख लेते हैं। तो ये जो थे ये कर्जन थे, ठीक है, इनका नाम है, ये एक वाइसरॉय थे जब, और ये कब थे ये भी यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, 1905। ठीक है, तो 1905 में ये जो थे ये क्या थे, वाइसरॉय थे और इनका नाम जो था वो था कर्जन। ठीक है, इस वाइसरॉय का नाम क्या था, कर्जन नाम था। और इन्होंने क्यों और क्या जो है किया था, तो एक्चुअली इनको याद हम लोग यहाँ पे क्यों कर रहे हैं, तो देखिए एक्चुअली इन्होंने बंगाल का पार्टीशन कर दिया था, यानी बंगाल का क्या कर दिया था, इन्होंने बंटवारा कर दिया था, बंगाल का बंटवारा हो गया था। तो अब चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि लगभग 1905 के आसपास में, डेट याद रखिएगा, 1905 में क्या हुआ था कि जो वाइसरॉय कर्जन थे
ये क्या कर दिए थे, बंगाल का विभाजन कर दिए थे, बंगाल का बंटवारा कर दिए थे। और एट दैट टाइम बंगाल वाज द बिगेस्ट प्रोमिनेंस ऑफ ब्रिटिश इंडिया एंड इंक्लूडेड बिहार एंड पार्ट्स ऑफ ओडिशा। और उस समय पर, जिस समय पार्टीशन किया गया था 1905 में कर्जन के द्वारा बंगाल का, तो बंगाल के अंदर कौन कौन हुआ करता था, उस समय बिहार भी आया करता था, उड़ीसा भी आया करता था, इवन झारखंड भी जो है उस समय बंगाल का ही हिस्सा माना जाता था। तो उस समय बिहार, उड़ीसा, झारखंड उस समय क्या थे, बंगाल का हिस्सा थे। और उस समय यानी कि 1905 के आसपास में जो कर्जन जी थे वो बंगाल का बंटवारा कर देते हैं। अब आपके मन में ये प्रश्न आएगा कि आखिरकार बंगाल का बंटवारा क्यों किया गया। तो इसमें दलील दिया गया अंग्रेजों के माध्यम से कि वहां पर वो एडमिनिस्ट्रेटिव को चलाना चाहते हैं, एक कुशल एडमिनिस्ट्रेटिव चलाना चाहते हैं, एक बेहतर वहां पर प्रशासन को वो लागू करना चाहते हैं, चलाना चाहते हैं। तो अब यहाँ पर प्रश्न आता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस जो है इसका क्या मतलब था और ये किसको रिप्रेजेंट करता है। तो देखिए, एक्चुअली ऐसा नहीं था कि जो ब्रिटिशर्स लोग थे वो ये नहीं चाह रहे थे, कि ऐसा मंशा इनका नहीं था कि वहां पे जो बंगाल का जो बंटवारा हो रहा था, बंटवारा से जो इंडियंस लोग हैं उनको काफी ज्यादा फायदा होगा, ऐसा कह के। तो वैसा उनका मंशा नहीं था, बल्कि इनका जो ज्यादा इंटरेस्ट था इस विषय पे कि जो वहां के ब्रिटिश ऑफिसर्स हैं, यानी कि जो अंग्रेज ऑफिसर्स लोग हैं और जो बिजनेसमैन लोग हैं, उनको क्या होगा, बहुत ही ज्यादा फायदा होगा। तो उनको फायदा पहुंचाने के लिए इन्होंने क्या किया था, बंगाल का पार्टीशन कर दिया था। और इन्होंने क्या कर दिया कि जो ईस्ट बंगाल है उसको सेपरेट कर दिया और इसको मर्ज किसके साथ कर दिया था, असम के साथ। ठीक है, असम के साथ इन्होंने मर्ज करा दिया। अब देखिए, पूरा उल्टा पुल्टा आपको जो है यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो एक्चुअली जो था, जो अंग्रेज लोग थे उनके मेन मोटिव्स क्या थे, उनके मेन मोटिव्स थे कि जो बंगाली पॉलिटिशियंस थे, जो बंगाली नेता लोग थे, उनका जो वर्चस्व बढ़ रहा था उसको कहीं ना कहीं दरकिनार करना था। ठीक है, और बंगाली लोगों के बीच में क्या करना था, फूट पैदा करना था। तो ये मंशा रही थी और इसी कारण जो है 1905 में कर्जन ने क्या किया था, बंगाल का पार्टीशन कर दिया था। तो इसमें दो बातें आपको समझनी है। पहला चीज कि बंगाल का विभाजन कब हुआ था, 1905 में हुआ था। और बंगाल का विभाजन किसके थ्रू हुआ था, यानी कि किसने किया था, तो लॉर्ड या जो भी आप यहाँ पे देख रहे हैं कर्जन के माध्यम से हुआ था। क्यों हुआ था, ताकि जो भी ब्रिटिशर्स लोग हैं, जो अंग्रेज अफसर लोग हैं, उनको फायदा हो सके, जो बिजनेसमैन है उनको ज्यादा से ज्यादा फायदा हो सके। ठीक है, और इन्होंने क्या देखा कि इस ईस्ट बंगाल को, बंगाल का जब सेपरेशन ये कर रहे थे तो ईस्ट बंगाल को असम के साथ इन्होंने मर्ज कर दिया। अब इसके पीछे का क्या उनका मंशा रहा था, तो इसके पीछे का मंशा ये रहा था कि जो बंगाली पॉलिटिशियंस लोग थे, जो नेता लोग थे, उनका प्रभाव बढ़ता जा रहा था। तो कहीं ना कहीं उनको दरकिनार करना था, इनको कर्टेल करना था। और साथ ही साथ जो बंगाली पीपल थे उनको क्या करना था, सेपरेट करना था। इसीलिए वो ईस्ट बंगाल को क्या करते हैं, असम में जाकर मर्ज भी कर देते हैं, उसको मिला देते हैं। बहरहाल हम लोगों ने ये सब चीजें देखी यहाँ पर। तो आप यहाँ पे मैप के थ्रू देख सकते हैं कि इंडिया का उस टाइम पर ये वाला हिस्सा जो आप देख रहे हैं ये वेस्ट बंगाल है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसी को जो है सेपरेट किया गया था। अब यहाँ पे देखिए, द पार्टीशन ऑफ बंगाल, जब पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ तो लोगों के बीच में बहुत ज्यादा गुस्सा आया। लोग बहुत बुरी तरह से आग बबूले हो चुके थे उस समय। पूरे भारत में जो है गुस्से की लहर जो थी वो दौड़ चुकी थी। तो कांग्रेस के जितने भी सेक्शंस बने हुए थे, तो कांग्रेस के एक्चुअली क्या थे, दो सेक्शन बने हुए थे। तो एक तो मॉडरेट्स थे और दूसरा क्या था, रेडिकल्स थे। ये कांग्रेस के ही पार्ट थे, लेकिन दो अलग अलग पार्ट बन गए थे। तो एक मॉडरेट्स और एक रेडिकल्स थे, जो एक दूसरे के विरोधी भी थे। ठीक है, अब इन लोगों ने क्या किया था, मिलकर एक बहुत बड़ा क्या किया, इन्होंने आंदोलन किया।
ठीक है, डेमोन्स्ट्रेशंस किया और प्रोटेस्ट वगैरह किया, मास प्रोटेस्ट वगैरह इन्होंने किया, बहुत ज़्यादा इन्होंने जन आंदोलन वगैरह किया। और इससे क्या हुआ, तो ये जो स्ट्रगल हुआ, जो ये आंदोलन चलना शुरू हुआ, ये बंगाल में बहुत ही स्ट्रॉन्ग जन आंदोलन चला था। और उस समय इस जो जन आंदोलन है इसका नाम रखा गया था स्वदेशी मूवमेंट। ठीक है, तो याद रखिएगा, एक तो स्वदेशी मूवमेंट के नाम से इसको रखा गया था, और दूसरी चीज ये जो है आंध्र में भी चल रहा था, और वहां पर इस आंदोलन का नाम जो रखा गया था वो रखा गया था वंदे मातरम मूवमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर जब बंगाल का पार्टीशन हो जाता है तो कांग्रेस के दोनों जो सेक्शंस हैं वो आपस में मिल जाते हैं, यानी कि मॉडरेट्स जो हैं और जो रेडिकल्स हैं ये आपस में क्या होते हैं, मिलकर क्या करते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं, यानी कि जो है इन्होंने धरना प्रदर्शन वगैरह करना शुरू किया। तो एक धरना प्रदर्शन जो है उसको जाना गया स्वदेशी मूवमेंट के नाम से, जो कि बंगाल में हुआ था, और दूसरा धरना जो है वो जाना गया था वंदे मातरम मूवमेंट के नाम से, जो कि आंध्र में हुआ था। कि जो मुस्लिम लैंड लॉर्ड्स थे, यानी कि जो जमींदार लोग थे, लेकिन ये जमींदार कौन थे, मुस्लिम लोग थे। ठीक है, तो जो मुस्लिम जमींदार लोग थे इनका एक ग्रुप क्या करना शुरू किया, एंड जो नवाब लोग थे, जो मुस्लिम जमींदार लोग थे और जो नवाब लोग थे, इन्होंने एक ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बनाया। ध्यान रखिएगा, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग किसने बनाया था, तो जो मुस्लिम जमींदार लोग थे और जो मुस्लिम नवाब लोग थे वो लोग मिलकर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो है बनाए थे। और ये कहाँ पे बनाए थे, तो ये इन्होंने ढाका में बनाया था, जैसा कि आप बांग्लादेश के इस वाले एरिया में देख सकते हैं, यहाँ पर आपका ढाका है। ठीक है, तो बांग्लादेश के ढाका एरिया में इन्होंने क्या किया था, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कर दी थी। और ये कब हुआ था, 1906 में हुआ था। ठीक है, अब थोड़ा सा बैक होकर हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि जो पार्टीशन हुआ था बंगाल का, वो पार्टीशन कब हुआ था, तो 1905 में हुआ था। बंगाल का पार्टीशन कब हुआ, 1905 में हुआ। और यहाँ पे देखिए कि जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का जो स्थापना हुआ 1906 में, यानी कि तुरंत एक साल बाद जो है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में कर दी गई थी। जैसे ही बंगाल का विभाजन होता है उसके तुरंत बाद क्या होता है, 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो है वो स्थापित हो जाती है। अब देखिए, ये जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बनी तो इसकी कुछ अपनी ऑब्जेक्टिव्स होंगी, कुछ अपना विचारधारा होगा, तो उस विचारधारा को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो ये जो लीग है ये सपोर्ट करता था, किसको सपोर्ट करता था, पार्टीशन ऑफ बंगाल का, यानी कि जो बंगाल है वो विभाजित हो गई है, बट गई है, इसका सपोर्ट करने वाले कौन थे, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वाले थे। और इनका जो इच्छा था, इनका जो डिजायर था, इनकी जो मांग थी वो क्या थी, सेपरेट इलेक्ट्रोड्स की मांग थी। ये किस चीज की डिमांड कर रहे थे, यानी कि जो ग्रुप ऑफ मुस्लिम्स लैंड लॉर्ड्स और नवाब जो थे, यानी कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का जो ऑर्गेनाइजेशन था वो क्या डिमांड कर रहा था, सेपरेट इलेक्ट्रोड्स का जो है ये डिमांड कर रहे थे। अब प्रश्न यहां पर आता है कि ये तो डिमांड करना शुरू कर दिए सेपरेट इलेक्टोरेट के बारे में, और उस समय जो अंग्रेज सरकार थी इस डिमांड को क्या करता है, पूरा भी कर देता है। और ये कब पूरा करता है, 1909 में सेपरेट इलेक्टोरेट वहां पर बन जाता है। तो देखिए 1905 में बंगाल अलग होता है, फिर 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन जो है वो फॉर्म होती है, और फिर ये डिमांड करती है सेपरेट इलेक्टोरेट का। और 1909 में जो मुस्लिम जो भी वहां के अंग्रेज सरकार है ये इसको मान लेता है, और कुछ सीट्स जो है काउंसिल्स के वो रिजर्व कर दिए जाते हैं मुस्लिम्स के लिए ही। ठीक है, और इनको वोट कौन दे सकता था, मुस्लिम वोटर्स ही दे सकते थे, मुस्लिम को वोट मुस्लिम वोटर्स ही दे सकते थे। इसी को सेपरेट इलेक्टोरेट्स कहा जाता है। ठीक है,
तो एक खास कास्टिज्म को एक खास कास्टिज्म के लोग ही क्या करेंगे, उसको दे सकते थे। मुस्लिम का चुनाव अगर करना है, किसी को नेता बनाना है, तो मुस्लिम जो भी लोग हैं वही उनका चुनाव करेंगे। तो इसी को हम सेपरेट इलेक्ट्रोड्स कहा करते हैं। ये सब चीजें तो होती चली गई, और उसके बाद कांग्रेस जो है इसके बाद टूट जाती है, स्प्लिट हो जाती है। तो कांग्रेस कब टूटती है? 1907 में टूट जाती है। ठीक है, तो अब यहाँ पे ध्यान देने वाली क्या क्या बातें हैं। तो 1906 में तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का जो है वो फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ठीक उसके 3 साल बाद क्या होता है, जैसे ये फॉर्म होता है तो 3 साल बाद सेपरेट इलेक्ट्रोड जो है वो बन भी जाता है। किसका? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का। और उसके बाद आप यहां देख सकते हैं 1907 में कांग्रेस टूट जाती है। ठीक है, क्यों टूटती है, एक चीज यहां पे ध्यान रखना है आपको कि 1906 में जब ये बनता है तो 1907 में जाकर कांग्रेस जो है वो टूट जाती है। यानी कि यहाँ पे जो मॉडरेट सेक्शन के जो लोग थे, ठीक है, जो और जो रेडिकल्स टाइप के जो लोग थे, उन दोनों के बीच में मतभेद आ जाता है, जिसके वजह से इन दोनों का क्या हो जाता है, सेपरेशन हो जाता है। और जो मॉडरेट सेक्शन के लोग थे कांग्रेस के अंदर, वो बॉयकॉट करने लगे थे। ठीक है, वो क्या करने लगे थे, बॉयकॉट यूज करने लगे थे, क्योंकि इन्हें महसूस हो गया था कि कहीं ना कहीं फोर्स का इस्तेमाल जो है वो किया जा रहा है। तो कांग्रेस जब वहां से क्या हो जाती है, बिखर जाती है, टूट जाती है, तो उसके बाद 1915 में, यानी कि ठीक आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 8 साल बाद जो है 1915 में फिर से ये दोनों ग्रुप, यानी कि जो मॉडरेट सेक्शन था और जो रेडिकल सेक्शन था, वो दोनों आपस में यूनाइट हो जाते हैं, यानी कि फिर से आपस में जुड़ जाते हैं। और अगले साल ही क्या करते हैं कि मुस्लिम लीग के साथ बैठकर ये एक ऐतिहासिक लखनऊ पैक्ट पर साइन करते हैं। ठीक है, और इसमें क्या डिसाइड किया जाता है, तो लखनऊ पैक्ट में ये साइन करते हैं, और इसमें ये डिसाइड करते हैं कि जो सेपरेट इलेक्ट्रोड है वो नहीं होगा, बल्कि जो भी लीडर वगैरह चुनेंगे या जो भी कुछ करेंगे, सारा हम लोग साथ में मिलकर काम करेंगे। रिप्रेजेंटेटिव अगर गवर्नमेंट का अगर हमें बनाना है तो वो मिलके काम करेंगे, बिल्कुल भी आप यहाँ पर इसको सेपरेट करके नहीं देख सकते हैं। तो ऐसा जो था, जो सेपरेट इलेक्ट्रोड था, उसको यहाँ पर चुनौती जो है वो मिल जाता है। लखनऊ पैक्ट जो है वहां पर एक साइन किया जाता है कि अब जो भी गवर्नमेंट के लिए रिप्रेजेंटेटिव बनाएंगे वो मिलकर साथ में काम करेंगे। तो ये सब चीजें जो है यहाँ पर देखने को मिलता है।